दुनिया का वसूल है, दुनिया का वसूल है जब तक काम है तब तक, दुनिया का वसूल है जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। मुझसे नफरत तभी करना, मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से कुछ सुना हो। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, कड़वी बात है लेकिन सच बात है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। लोग अफसोस से कहते हैं, लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते कि हम किसी के नहीं। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। सबसे पहले मैं आप सभी सीटेट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को लर्नर आइज बाय बीआरपी परिवार से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो मेहनत दिखाया, 15 में जो 14 रिजल्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि यह आप लोगों का मेहनत और आपके परिवार का सहयोग था। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, आज शुरुआत करते हैं बेहतरीन चीज, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें सबसे पहले एक शब्द आया है नैतिक, और दूसरा जो है कोहलबर्ग। नहीं, इन दोनों के बारे में सबसे पहले जानते हैं, और सिद्धांत तो जानते हैं कि दुनिया भी किस पर चलती है, रूल एंड रेगुलेशन पर चलती है। तो आप कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग, नहीं, ये जो है जिनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। यह एक संपन्न परिवार से थे, नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और इतना ही नहीं, एक इंजीनियर के रूप में इन्होंने सेवा प्रदान किया। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी से 1948 में ये पास किए थे यूनिवर्सिटी, और डॉक्टरेट की डिग्री 1958 में लिए, और 1987 में एक सस्पेक्टेड सुसाइड, यानी एक इतना महान व्यक्ति आत्महत्या करके मर गए। नहीं तो आइए सबसे पहले जानते हैं नैतिकता के बारे में। नैतिक क्या होती है? नैतिक देखिए, जनरली जो समाज में निर्धारित नियम कानून है और उसके अनुसार सही और गलत की पहचान करना ही क्या कहलाता है? नैतिक कहलाता है। ठीक है, तो नैतिक के बारे में यह आप ध्यान में रखिएगा कि समाज में चली आ रही जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज है, नियम कानून है, और उसमें सही और गलत का फर्क करना ही क्या कहलाता है? नैतिक कहलाता है। तो हम सबसे पहले चूंकि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग जानकारी ले ले आखिर कि व्हाट इज मोरालिटी, नैतिकता होती है तो क्या होती है, क्योंकि चैप्टर शुरुआत करने से पहले उसका कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। यानी कह सकते हैं नैतिकता कि नैतिकता क्या है? तो नैतिकता वह गुण है, ठीक है, नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, सही और गलत की पहचान होती है। सही और गलत की पहचान कहां से होती है? नैतिकता से होती है। याद रखिएगा, यानी मोरालिटी, व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी मीन्स दैट डिफरेंस बिटवीन
राइट एंड रॉन्ग, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसके बीच के अंतर को समझ लेना ही कहलाता है नैतिकता। देखिए, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कहां से? जैसा आपका सामाजिक परिवेश होगा और उसी परिवेश, सामाजिक परिवेश समझ रहे, समाज का वातावरण, समाज का रहन सहन, समाज की संस्कृति, समाज के जो रीति रिवाज संस्कृति है वह चली आ रही है, उसी को हम लोग देखते हैं। और सामाजिक परिवेश से ही हम क्या करते हैं, नैतिकता और अनैतिकता, नैतिकता और अनैतिकता, इस दोनों को जानते हैं। तो सामाजिक परिवेश से ही हम बताते कि यह सही है और ये गलत है। क्योंकि हर समाज का, हर परिवेश का अपना क्या होता है, एक नियम कानून होता है, रीति रिवाज होता है। हो सकता है कि आपके यहाँ सुबह उठ कर नहा कर पूजा करना नैतिकता माना जाता होगा, लेकिन कहीं ऐसा भी तो होता होगा जहाँ पे लोग खाना वाना खाकर आराम से स्नान करके तब पूजा पाठ करते होंगे। तो ये जो है सामाजिक परिवेश के अनुसार और डिफर कर सकता है। ठीक है, अब एक और बात समझिएगा, ये जो कोहल वर्ग है रियली में रहने वाले कहाँ के हैं, तो अमेरिका के, इसीलिए इसको अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये कैसे सिद्धांत दिए, तो इन्होंने एक छोटी कक्षाओं में उपस्थित जो बच्चे थे उनसे क्या किए, तो नैतिक समस्या से संबंधित कुछ प्रश्न किए और उनसे प्रश्न पूछने के बाद जो जवाब आया उसी के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत दिया गया। और वो जो दिए थे वह क्या था, छोटी छोटी कहानी के रूप में पेश किया गया और उससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछे। नहीं, ये है आपकी किसका। अब एक बात समझिएगा, अब इनको पढ़ने से पहले दो चीजों के बारे में जान ले जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक कि नैतिक दुविधा क्या होती है, व्हाट इज मोरल डायलेमा। तो सबसे पहले हम लोगों को इनसे परिचय लेते हैं मोरल डायलेमा से। मोरल डायलेमा, व्हाट इज मोरल डायलेमा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपके जीवन में एक तरफ करोड़ों रुपए हैं, दूसरी तरफ आपकी लवर यानी प्रेमिका है और तीसरी तरफ आपकी माँ है, परिवार है। अगर आपको ये चुनने के लिए बता दिया जाए कि इसमें कौन आप जो है आप किसके तरफ झुकना चाहेंगे, तो आपके अंदर एक क्या हो जाएगी, एक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और वह जो स्थिति होती है उसी को हम लोग कहते हैं नैतिक दुविधा। यानी एक तरफ परिवार है, एक तरफ प्रेमिका और दूसरी तरफ पैसा है, आप किसको छोड़ेंगे, तो ये जो एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है, असमंजस उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं नैतिक दुविधा। यानी सही और गलत या सही लोगों की पहचान करने में क्या हो जाए, अगर असमंजस उत्पन्न हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं नैतिक दुविधा। करेक्ट है। यानी सिंपल सी बात है, किसी भी समस्या को हल करते समय अगर असमंजस में पड़ जाए कि कौन सही है कौन गलत है और किसे चुने, तो वही हमारी कहलाती है नैतिक दुविधा। जैसे मान लीजिए कि अगर शादी विवाह किसी का हुआ है और वह पहली बार जब अपने ससुराल जाती है और फिर दूसरी बार जाती है, तो वहां पे क्या होता है, शुरू में तो जो सास उसको अच्छी लग रही थी उससे बोला बकती हो जाता है और जिसके कारण उसके देवर है उससे भी बोला बकती हो जाता है। अब पति के सामने एक समस्या आ जाती है कि अब क्या करे, पत्नी का वह तरफ से बोले कि माँ के तरफ से या भाई के तरफ से। तो ये जो असमंजस है कि क्या फैसला ले, वही हमारी क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी सिंपल से बात है कि सही और गलत, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कोहल वर्ग जो है वह हिंज नामक एक व्यक्ति के छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि हिंज जो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी जो है एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है।
तो वह उसे पता चलता है कि एक ड्रग यानी एक केमिस्ट दवा दुकानदार जो है दवा का निर्माण करता है या दवा उसके पास है। तो जब वह उसके पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वही एक ही दवा है जिससे उसकी पत्नी की जान बच सकती है, अन्यथा उसकी जान चली जाएगी, और वो एक ही दुकानदार के पास है। जब उसके पास जाता है तो करीब करीब वह 10 या 100 गुना ज़्यादा उसकी लागत मूल से मांगता है। हिंज उसे बहुत ही कह सकते हैं कि अपने आप को झुकाता है, बहुत सारी बातें कहता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह मानता नहीं है। तो उस समय वह उसके सामने कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। या तो वह चोरी कर ले उस दवा को और अपनी पत्नी का जान बचा ले, या उसको चोरी कर ले और वह थाने में जाकर नहीं अपने आप को सरेंडर कर दे, नहीं आत्मसमर्पण कर दे, या वह चोरी भी करे, पत्नी का भी जान बचा ले और अपने और किसी को बताए भी नहीं। तो ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। यानी उसके साथ नैतिक दुविधा उत्पन्न हो गई है कि वह क्या करे। पत्नी को अगर दवा नहीं चुराता है तो फिर उसकी पत्नी चली जाएगी, नहीं। तो ये जो स्थितियां हैं इसी को हम लोग नैतिक दुविधा के नाम से जानते हैं। अब एक और होता है नैतिक तर्कना। ये नैतिक तर्कना क्या है, यानी मोरल रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, मोरल रीजनिंग। ये क्या है, तो जब सही और गलत को चुनना, नहीं या तो आप सही को चुने या गलत, सही और गलत में से किसी एक को चुनना ही क्या कहलाता है, वह नैतिक तर्कना। यानी आप अपना लॉजिक के अनुसार, रीजनिंग के अनुसार आप उसको चुन रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंज ने चुना, हिंज ने क्या किया, अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए दवाई को चोरी कर ली। क्यों चोरी किया, क्योंकि उसे पता था कि चोरी करेंगे तो बहुत होगा, तो पकड़े जाएंगे तो जेल होगी, लेकिन मेरी पत्नी की जान तो बच जाएगी, नहीं। तो यहां पे कह सकते हैं नैतिक तर्कना के बारे में, सही और गलत, सही और गलत में से, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, किसी एक को चुनना क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना। चुनना नैतिक तर्कना कहलाता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि जो हाइंज था या जो हिंज थे, उन्होंने किसको चुना था, चोरी को चुना। तो ये है उनकी कुछ पॉइंट्स जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे कुछ और थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। नैतिक विकास की अवस्थाएं, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के लेवल की अगर हम बात करें, स्तर की बात करें, तो उन्होंने 3 स्तर दिए, और स्टेज की अगर हम बात किए तो अवस्था टोटल दिए 6 अवस्था दिए, यानी 3 जो स्तर था उसको 2-2 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला कोहलबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितने अवस्था दिया, 6 अवस्थाओं का वर्णन किया, लेकिन इन्होंने 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तर बना दिए। और 3 स्तर कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत अवस्था, नहीं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, नहीं, ये आपका जो 4 से 10 वर्ष तक होती है।
पूर्व परंपरागत, इसको अवस्था न कहकर स्तर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल नहीं। और दूसरा जो उन्होंने लेवल दिया वो दूसरा लेवल था परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था। तो परंपरागत अवस्था जो है वो होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल जो होता है 10 से 13 वर्ष की अवस्था कह जाते हैं। ऐसे इसका कोई मायने नहीं रखता है वर्ष का, ठीक है, अलग अलग सब अपना देते हैं और ये पूछा भी नहीं जाएगा। उसके बाद है तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ये जो होता है जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और यह होता है आपका 13 से 18 वर्ष होती है, 13 से 18 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा ये है आपका पूर्व परंपरागत स्तर नहीं, और इसको उत्तर के जगह पे कहीं कहीं पश्च भी लिखा रहता है। देखिए पूर्व परंपरागत स्तर मतलब क्या होता है, परंपरा से पहले, संस्कृति समाज इससे पहले की अवस्था। जब बच्चे संस्कृति समाज रीति रिवाज से क्या होते हैं, अपरिचित होते हैं। परंपरागत स्तर का मतलब क्या होता है, जो परंपरा से चली आ रहा है, जो परंपरा रीति रिवाज संस्कृति जो समाज के द्वारा निर्धारित होते हैं उसके अनुसार जो चलते हैं। और उत्तर परंपरागत स्तर में क्या आता है, जो संस्कृति रीति रिवाज वैल्यू या समाज के जो मापदंड है वहां पे बच्चा क्या करता है, अपना मापदंड को लागू करता है नहीं, वह समाज के बनाए गए नियम कानूनों को भी परखता है और जो सही होता है जो गलत होता है उसके विरुद्ध आवाज को वह बुलंद करता है नहीं। तो बस इतना समझिए पूर्व परंपरागत माने क्या, परंपरा से पहले। तो परंपरा से पहले का है तो ये तो बाहरी होगा नहीं, जैसा बाहर से इसको कहा जाएगा वैसा ही वह करेगा। लेकिन जब परंपरागत स्तर जो परंपरा से चली आ रही है, हाँ सुबह में उठकर सूर्य को हम लोग क्या देते हैं, प्रणाम करते, सूर्य नमस्कार, या जो हम जल चढ़ाते हैं, तो ये परंपरागत है। तो बच्चा भी वैसा ही करता है, चाहे जैसे करे, डर से करे या किसी और चीज से करे, ठीक है। तो जो ये जो होता है परंपरागत स्तर, इसमें बच्चा समाज के द्वारा बनाए गए मापदंडों को बिल्कुल सही मानता है। उसे लगता है कि जो नियम बनाए गए हैं वह समाज नहीं गॉड के द्वारा बनाए गए हैं नहीं। भगवान के मंदिर पर जाने से पहले चप्पल उतारना एक पुण्य का काम है नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम पाप के भागीदारी बनते हैं, क्योंकि वह समाज द्वारा निर्धारित नियमों को भगवान द्वारा निर्धारित नियम मानता है। लेकिन उत्तर परंपरागत स्तर होता है, जो परंपरागत स्तर होता है इसमें बच्चा ये नियम को समझ जाता है कि यह जो है कोई गॉड के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह समाज के लोगों ने अपने फायदे के लिए नहीं या समाज को चलाने के लिए बनाए हैं, और वह यहाँ पे सही और गलत के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू करता है। अगर किसी गरीब को सताया जाता है तो यह जो है व्यक्ति क्या करेगा, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा, चाहे वह नियम कुछ भी क्यों ना हो। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो आइए हम सबके एक एक करके अब उसके अवस्था को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे अभी, पहला कौन सा है, पूर्व परंपरागत स्तर ना, पूर्व परंपरागत स्तर जो आपका है प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये है क्या, तो पूर्व परंपरागत होती क्या है कि जब बालक जो होते हैं, जब बालक किसी बाहरी तत्व, किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है,
मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर की कही जाती है। तो बस ध्यान रखिएगा कि जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक और अनैतिक मानता है, किसी बाहरी तत्व, समझ रहे, बाहरी तत्व का मतलब क्या, अगर कोई कहता है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा तुमको दंड मिलेगा, या ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं, तो यह जो होता है बाहरी तत्व या भौतिक घटना। नहीं, जैसे अगर सुबह में तुम अच्छी बोली नहीं बोलोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं, अगर ऐसा कहते हैं हम लोग, तो ये जो होता है बात, तो बच्चा भी समझता है कि अच्छा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा वाला घटना हो जाएगा। तो ये जो है, यानी जब बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को उसके अनुसार सही और गलत मानते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका पूर्व परंपरागत स्तर में। यानी इसमें बच्चा क्या होता है, डर से या किसी मजबूरी से या परिस्थिति से लाचार होकर क्या करता है, इस काम को करता है। तो अब समझिए इसमें अब क्या है, आपको जैसा कि पता है कि जो पूर्व परंपरागत स्तर है, यानी जितने भी स्तर है सबके, यानी 3 स्तर है टोटल, और तीनों स्तर के दो क्या है, अवस्थाएं हैं। तो उसमें जो पहला है, यानी इस स्तर के अंतर्गत कितने अवस्था आएंगे, 2। तो इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं, 2 अवस्थाएं आती हैं। और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। और एक बात समझिएगा, ये हिंदी में चेंज हो सकता है, वहां पे कुछ और लिख सकता है, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा रहेगा आपका ऑर्डर एंड पनिशमेंट, ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो जब भी सीडीपी का क्वेश्चन खासकर बनाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आखिर इंग्लिश में क्या लिखी गई है, क्योंकि वही आपकी क्या होगी, मेन पॉइंट्स वही से बनती है। ये आज्ञा एवं दंड। और दूसरा होता है अहंकार की अवस्था, ईगो की अवस्था होती है, नहीं। तो सबसे पहले आज्ञा और दंड की अवस्था के बारे में जानते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है, नहीं। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं और इन आदेशों को पालन न करने पर बच्चे को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है, नहीं। जैसे घर पर मान लीजिए कोई अतिथि आया और वह उसको कह सकते हैं कि आदर का मतलब, अगर उसका स्वागत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड नहीं इवनिंग से नहीं करता है या पैर नहीं छूता है, तो उसे डर रहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी माता पिता क्या करेंगे, मुझे बोलेंगे, डांटेंगे या पीटेंगे, यानी दंड देंगे। तो वह दंड के में आकर, यानी दंड के प्रभाव में आकर वह बड़ों का क्या करता है, उस समय सत्कार करता है, पानी देता है या बैठने के लिए कहता है, नहीं। उसके बाद कम आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने का या न करने का निर्णय इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है, अर्थात आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि वह दंडित न हो, नहीं। ध्यान रखिएगा। तो यह जो अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यह एक ऐसी अवस्था है, यानी बच्चा जो है इसमें क्या करता है, आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है, आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि वह दंडित न हो। तो याद रखिएगा, कोई भी बच्चा अगर इस अवस्था में है, किसमें, पूर्व परंपरागत स्तर में, तो वह दंड से बचने के लिए किसी आज्ञा का पालन
करता है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा? नहीं तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जो दूसरी अवस्था होती है इसमें, वह होती है अहंकार की अवस्था। हिंदी बदल सकता है। अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो, ईगो की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ ईगो। ईगो समझते हैं, अहम समझते हैं, जिसमें बच्चा खुद के बारे में सोचता है, दूसरे को क्या फायदा हो रहा है वो जानता नहीं है। इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप क्या हो जाता है? अब पहले तो डर के मारे कर रहा था, नहीं, अब इस अवस्था में आकर बच्चे चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे क्या बढ़ती हुआ परिपक्व होता है और तो अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को समझने लगता है। नहीं, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वह समझने लगता है। और यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह क्या करेगा? झूठ बोलता है। लेकिन पहला जो अवस्था था उसका, उसमें अगर उसकी अवस्था इच्छा झूठ बोलने से पूरा होता है तब भी वह पूरा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह दंड से डरता है। तो यदि तो वह झूठ बोलता है और अगर भूख लगी है और चुरा कर वह कुछ खा लेता है तो इन क्रियाओं को नैतिक आचरण समझता है। और नैतिक विकास किसी अवस्था के आधार क्या है? बालक का अहंकार होता है। यानी अहंकार की अवस्था ऐसी अवस्था है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सब कुछ करता है। नहीं, सब कुछ करता है। जैसे यदि बच्चे को भूख लगी हुई है और खाना कहीं पे रखा हुआ है तो वह चुरा कर भी क्या कर लेगा? खा लेगा। अगर चॉकलेट कहीं दुकान में पड़ी हुई है और उसको मन है लेने का तो क्या करेगा? चुरा लेगा। अब यहाँ पे वह क्या करता है? अहंकार वाली बात आ जाती है और वह उसका उद्देश्य, यानी कह सकते हो कि बच्चा अब क्या करता है? अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करता है। अब वह दंड से डरता नहीं है। अब आइए दूसरा जो स्तर है, नहीं, लेवल नंबर दूसरा जो है उसको हम कहते हैं परंपरागत स्तर। देखिए मेन है क्या, ये समझिए। अभी तक इस बच्चे में परंपरा आई थी क्या? नहीं आई थी। बच्चा डर के मारे कर रहा है या अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कर रहा है। अभी कोई है क्या? अभी समाज की बात है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही परंपरागत स्तर में, परंपरा क्या है? जो हमारे पीढ़ियों से चलती आ रही है। नहीं, तो जो पीढ़ी से हमारे संस्कृति है, रीति रिवाज है, उस सब को पालन करना ही ना आपकी संस्कृति है, वही तो आपकी परंपरा है। तो परंपरागत स्तर जो होता है, जिसको आप कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, कन्वेंशनल लेवल, ये क्या है? तो गौर कीजिएगा, ये तो सिंपल समझ गए कि परंपरा। अब बच्चा परंपरा को समझने लगता है, सामाजिक रीतियों को समझना प्रारंभ करता है। और इसमें जो होती है, फिर इसको भी हम लोग कितने स्तर में बांटते हैं? इस स्तर को हम दो अवस्था में बांटते हैं। जो पहला अवस्था होता है वह होता है आपका प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, एप्रिसिएशन, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। प्रशंसा की अवस्था मतलब समझ रहे हैं? जब आप किसी बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो वह और ऊर्जा के साथ क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। वह गुड बॉय ना, गुड बॉय, गुड गर्ल, यह जो होती है, यानी बच्चा हम क्या करना चाहता है? अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है ताकि उसको क्या मिले? प्रशंसा मिले। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित एवं नैतिक मानता है जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप जो होता है समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होते हैं। यानी सिंपल सी बात है, प्रशंसा की अवस्था में क्या होता है? तो ये दूसरे लोगों द्वारा प्रशंसा करने के लिए कोई कार्य करता है।
समझ रहे बात को? दूसरे से प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है, यानी या हर काम को इसलिए करता है ताकि दूसरे से क्या मिले, इसको प्रशंसा मिले। ठीक है, यानी अब बच्चा इसमें उसी को नैतिक मानता है, सही मानता है जो क्या हो, उसकी प्रशंसा प्राप्त हो। नहीं, और ये कहां से निर्धारित होता है? समाज और परिवेश से निर्धारित होता है। और इसका दूसरा जो अवस्था है वह है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। नहीं, यानी स्टेज रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। इसमें क्या होता है? देखिए, समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। नहीं, अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है और इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य क्या है, अनैतिक है। यानी वह हर काम को समाज के कौन चीज के लिए करता है? समाज से प्रशंसा पाने के लिए करता है। और वो उसको समझ में आती है कि जो समाज के विरुद्ध कोई काम होगा वह क्या कहलाएगा? अनैतिक है, गलत है। समझे? यानी समाज में अगर सावन महीने में काली पूजा होती है तो सबको करना चाहिए। उसको समझ में आता है कि सबको करना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो तुम क्या हो? गलत हो, तुम सही नहीं हो। और वह हर काम करेगा जिससे उसको दूसरे से क्या मिले? प्रशंसा मिले। और अगर प्रशंसा नहीं मिलेगा तो फिर कार्य को करेगा नहीं करेगा। यानी दूसरे की नज़र में हमेशा कैसा बनना चाहता है? अच्छा बनना चाहता है। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा, उत्तर या परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। गौर करिएगा, ये कोहल वर्ग के तीसरा स्तर है और अंतिम स्तर है, और जिसकी भी कितनी अवस्थाएं हैं? जिसकी 2 अवस्थाएं हैं इसकी। पहला क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है। ये है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट की अवस्था। लेन देन में विश्वास करने लगता है कि व्यक्ति एवं समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति अब मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की क्या करता है? रक्षा करता है। टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भर। अगर आज हमने तुमको टिफिन खिलाया है तो कल तुम भी हमें इसीलिए खिलाओगे क्योंकि हमने तुम्हें खिलाया था। ठीक है, टिट फॉर टैट। अगर तुमने मेरा कॉपी फाड़ दिया है तो मैं भी तुम्हारा कॉपी फाड़ दूंगा, और तब तक नहीं चैन से बैठता जब तक कि फाड़ नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो है तीसरा लेवल का पहला स्टेज जो है टिट फॉर टैट है, और दूसरा जो लेवल था उसका पहला जो अवस्था था वह था आपका गुड गर्ल। तो यानी व्यक्ति
परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है कि व्यक्ति एवं समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति अब मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करेगा। हम मानेंगे तब ना मेरे हितों को रक्षा करेगा। अगर हम समाज के विरुद्ध जाएंगे तो अभी मेरे क्या होगा, खिलाफ आएगा। ये सोचता है यहाँ पे नहीं, और वो हमारे दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का क्या करें, पालन करें। अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों को पालन नहीं करता तो व्यक्ति और समाज के बीच का समझौता क्या हो जाता है, टूट जाता है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि यह जो अवस्था है परस्पर लेन देन में विश्वास करने का है। परस्पर लेन देन में विश्वास, ठीक है, परस्पर लेन देन में विश्वास या टिट फॉर टैट की अवस्था है। ठीक है, कोई भी बच्चा समाज के नियम को इसीलिए मानता है ताकि समाज उसकी क्या करे, सुरक्षा दे, रक्षा करे, सम्मान दे। नहीं, लेकिन इस अवस्था तक बहुत कम लोग आते हैं जो है विवेक की अवस्था। इस अवस्था तक बहुत कम लोग आते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नहीं, कार्ल मार्क्स, ये सारे लोग जो है यहाँ तक पहुँच पाते हैं, स्टेज ऑफ कॉन्साइंस। ये दुनिया के सारे चीज़ों से ऊपर उठकर मानवता के लिए सोचते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। अब यह न तो समाज के अनुसार और न किसी चीज के अनुसार, यह खुद का अपना विचार लाता है कि यह सही होता है और यह गलत होता है। जैसे अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत गरीब हूं और अगर मुझे सीधे मेहनत करने से पैसा नहीं आ रहा है, मुझे ठगा जा रहा है, तो वह गलत को ही क्या ठहरा देता है, सही मानने लगता। अपनी नैतिकता, ये पूरे मानव जाति की बात करता है। व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक ही बन जाता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। अब क्या करेगा, ये अपना दृष्टिकोण बनाएगा, अपना ढंग से सही और गलत, अपने विवेक के अनुसार। वो पूरे संसार के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में केवल अपना विवेक लगाएगा, अपनी स्वयं ना। अब ये किसी के या कोर्ट का फैसला नहीं, या किसी को भी सही गलत किसके अनुसार बनेगा, अपने खुद के अनुसार। इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है। जो पहले से नियम बने गए हैं बिल्कुल सही, अब उसको भी क्या करता है, चुनौती देने लगता है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त कर लेगा। यानी जो अब उसका विवेक कहेगा, जो उसका दिमाग कहेगा, जो उसका मस्तिष्क कहेगा, वही सही मानेगा और किसी भी चीज को सही नहीं। मान लीजिए कि अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव में अगर किसी व्यक्ति को सब कहता है कि तुम उस लायक नहीं हो, नहीं, ये बेकार का काम है, लेकिन व्यक्ति अब क्या करेगा, अब अपना विवेक चलाएगा कि अब सोचेगा कि मुझे क्या सही लगता है और क्या गलत है। मैं इसका निर्णय क्या करूंगा, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं, मैं खुद के विवेक से सोचता है। नहीं, तो ये जो है आपका विवेक की अवस्था है। नहीं, यानी एक लाइन अगर कर ले कि व्यक्ति जो होता है इसमें क्या करता है, स्वयं के विवेक, स्वयं के विवेक के अनुसार क्या मानता है, नैतिक अथवा अनैतिक मानता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अवस्था है काफी बेहतरीन अवस्था है। तो ये था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज की क्लास यहीं पे कोहलबर्ग के सिद्धांत के साथ समाप्त करते हैं और फिर लेकर आते हैं एक और वीडियो। बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो अच्छे मार्क्स से, तो इस चैनल को लगातार देखिए, क्योंकि मैं सारा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर करता हूं। और दूसरी, आप गूगल से 10 क्वेश्चन हर चैप्टर का डेली बनाए, ठीक है। और लगे रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिए। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक जहां भी रहे अच्छे से रहे। और एक बार फिर से
उन तमाम लर्नर आइज फैमिली के स्टूडेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अब वो केबीएस की तैयारी में भी जुट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपने एक लेवल को पा लिया है तो आप अगले लेवल की ओर बढ़ जाए। ठीक है, और दुनिया के बहकावे में न आए, किसी के बताए गए नंबर मार्क्स से मतलब न रखे, अपना खुद के मार्क्स पर विश्वास करें। ठीक है, आप इस तीसरा कोहलबर्ग के तीसरा जो है लेवल उसकी दूसरी अवस्था से काम करें और दूसरे से के बारे में चिंतित होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कमी को खोज कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए और तैयार हो जाइए। देर से आना बुरी बात नहीं है, लेकिन शुरू न करना बुरी बात है। ठीक है, तो नैतिक और अनैतिक कहाँ होती है, शुरुआत पहले कीजिए। तो मिले फिर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, बी एंजॉय, वंदे मातरम।